सो हेलो एवरीवन। आज हम सभी लोग जो आपका चैप्टर नंबर 2 है बहुपद का परिचय वो देखेंगे। नाइन्थ क्लास में आप लोगों ने पढ़ा होगा बहुपद के बारे में कि बहुपद क्या होते हैं। तो उसी को आज हम कंटिन्यू करेंगे और बहुपद के बारे में आगे की चीजें जानेंगे। तो आपका जो बहुपद होता है वो एक बीजगणितीय व्यंजक होता है और उस बीजगणितीय व्यंजक में आपके चर होते हैं, अचर होते हैं और ऑपरेशन बोलते हैं जिन्हें, मतलब ऑपरेशन मतलब होते हैं प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन। कुछ ऐसे ऑपरेशन के द्वारा हम चर और अचर को रिलेट करते हैं और उसी को बहुपद बोलते हैं। अक्षर क्या होते हैं? चर या जिन्हें वेरिएबल बोला जाता है। ये क्या होते हैं? जिनके मान निश्चित नहीं होते हैं। ठीक, वो क्या होते हैं? सारे चर होते हैं। अचर क्या होते हैं? मतलब कांस्टेंट क्या होते हैं? तो जिनके मान निश्चित होते हैं वो सारे आपके कांस्टेंट होते हैं। कांस्टेंट हमेशा आपके जो इंटीजर्स होते हैं वही आपके कांस्टेंट कहलाते हैं। तो अगर मैं आपने नाइन्थ में पढ़ा होगा कि जैसे लिख दिया 2x, तो ये क्या है? एक पदी बहुपद है। एक पदीय बहुपद है। अब इसे एक पदीय बहुपद क्यों कहा? क्योंकि इसमें एक ही पद है, इसे एक पद बोला जाता है। ठीक, अब इसी एक पद को मैं ऑपरेशंस के द्वारा, मतलब प्लस माइनस या मल्टीप्लिकेशन डिवीजन के द्वारा किसी और पद से जोड़ दूं, तो अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तब तो वो इसी पद में, जैसे मैंने x को x से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये 2x²। अब तो ये एक ही पद बनेगा। अगर हम प्लस और माइनस, जोड़ या घटाव का यूज करके जोड़े किसी उस दूसरे उससे, मतलब पद से, तो ये हमारा द्विपदीय बहुपद बन जाएगा। लेकिन उसके लिए कंडीशन क्या होनी चाहिए कि जो आपका दूसरा टर्म हो वो इससे थोड़ा, मतलब जैसे यहाँ पे पावर 2 हो जाए और यहाँ पे पावर 1 हो जाए। तो ये क्या हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा द्विपदीय द्विपदीय बहुपद। ठीक, तो इसके आगे हम जानेंगे कि बहुपद की मतलब घात क्या होती है। तो बहुपद अगर आप जनरलाइज्ड जनरलाइज्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल, मतलब जो पॉलिनोमियल होता है वो बहुपद होता है, तो बहुपद की जनरलाइज्ड फॉर्म क्या होगी? मतलब सामान्य सामान्य रूप बहुपद का क्या होगा? तो हम जनरली इसे डिनोट करते हैं a1 x⁴n प्लस a2 x⁴n−1 प्लस a3 x⁴n−2 और डॉट डॉट डॉट, और यहाँ पे प्लस माइनस मतलब रहेगा प्लस माइनस डॉट 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 an x⁴0। ठीक, ऐसे रहेगा। तो अब जो ये a1 होते हैं ये आपके क्या होते हैं? ये होते हैं आपके अचर, यानी कि ये आपके होते हैं कांस्टेंट। मतलब इनकी वैल्यू सवाल में बदलेगी नहीं। बदलेगी क्या मतलब होता है कि ये आपको पता होंगे कि हाँ ये यहाँ पे क्या लिखा है। जैसे एग्जांपल लूं, 7x² प्लस 2x प्लस 3, ऐसे मैंने लिख दिया। तो यहाँ पे जो ये 7 है, 2 है, 3 है, ये सारे क्या हो गए? ये हो गए आपके अचर हो गए। और चर क्या हो गया? चर हो गया आपका x हो गया। ठीक, तो इसी तरीके से हम यहाँ पे मतलब इसको जनरलाइज्ड वे में ऐसे लिख देते हैं। अब आपके मन में क्वेश्चन आना चाहिए कि हम इसमें, क्योंकि 7x² प्लस 2x प्लस 3 में तीन ही तो पद हैं, लेकिन इसे हम बोलते हैं बहुपद हैं, तो बहुपद क्यों बोल देते हैं हम? अगर ध्यान दें तो इसके साथ और भी पद लिखे हुए हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ x⁴0 3 के मल्टीप्लीकेशन में, और मैं अगर इसमें जोड़ दूं 0 इंटू x⁴, मान लिया मैंने 100 जोड़ दिया,
या 0 × x⁴ ऐसे ही मैं कोई भी टर्म इसमें जोड़ सकता हूँ। ठीक, तो मतलब जनरलाइज्ड वे में तो इसमें बहुत सारी टर्म हो जाएंगी ना, इसीलिए इसे क्या बोलते हैं, बहुपद। अब बहुपद को दो तरीके से हम क्लासिफाई कर सकते हैं, एक तो पद के अनुसार, और आपका दूसरा क्या हो जाएगा, घात के अनुसार। ठीक, तो अब घात क्या होती है वो भी हम आगे जानेंगे, लेकिन इस घात के अनुसार हम क्या बोल सकते हैं, रैखिक बहुपद, बहुपद और द्विघाती बहुपद, त्रिघाती बहुपद। आपके सिलेबस में त्रिघाती बहुपद तक ही पूछता है। और पद के अनुसार हम क्या बोल सकते हैं, एक पदीय, द्विपदीय, त्रिपदीय, या ऐसे ही आगे भी होंगे, डॉट डॉट डॉट। ठीक, तो अब हम जान लेते हैं कि बहुपद की घात क्या होती है। तो जो वही जनरल एक्सप्रेशन हमने लिखा था, वो क्या लिखा था, a1 x⁴n प्लस a2 x⁴n−1 प्लस डॉट डॉट डॉट, यहाँ पे मैं प्लस माइनस लगा लेता हूँ, और an x⁴0। ठीक, अब यहाँ पे जो ये n है, ये नॉन निगेटिव इंटीजर होना चाहिए आपका, नॉन नेगेटिव इंटीजर, यानी कि ऋणेतर पूर्णांक होना चाहिए। ऋणेतर पूर्णांक क्या होते हैं, तो जो नंबर लाइन थी आपकी, उसमें जो जीरो के इस तरफ वाले जो इंटीजर थे, यानी कि राइट हैंड साइड के जो इंटीजर थे, यानी कि 1 2 3 4 5। ठीक, तो ये सारे जो हैं जीरो को नहीं इंक्लूड करेंगे, जीरो को हम इंक्लूड नहीं करेंगे। तो ये जो मैक्सिमम पावर किसी भी एक्सप्रेशन में, जो n की मैक्सिमम पावर होगी पूर्णांक के रूप में, वही हमारी बहुपद की घात कहलाएगी। जैसे यहाँ पर n जो है वो n-1 से बड़ा है, n-1 n-2 से बड़ा होगा, और n-2 n-3 से बड़ा है, तो यहाँ पे सबसे बड़ा क्या है, n है। तो इस बहुपद की घात क्या हो जाएगी, इसकी घात, घात को, और हाँ, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, डिग्री बोलते हैं बहुपद को, बहुपद की घात को डिग्री बोलते हैं। तो इस एक्सप्रेशन की या इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या हो जाएगी, इसकी डिग्री या घात हो जाएगी आपकी n। ऐसे ही अगर मैं एग्जांपल लूं कि यहाँ पे लिखा हुआ है 7 x⁴ प्लस 2 x⁴ प्लस 4 x² प्लस 7 x प्लस 8, ये एक आपका पॉलिनोमियल px है। अब मैं आपसे पूछ लूं px की घात क्या होगी, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर x की घात 4 है, यहाँ पे 3 है, 2 है, 1 है, और यहाँ पे x⁴ 0 होगी। तो सबसे बड़ा क्या है, यहाँ पे 4 है, तो इसीलिए बहुपद की घात क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी। और आपसे क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि x⁴ का गुणांक बताइए, या कोएफिशिएंट बोलते हैं इसे, कोएफिशिएंट। तो वो हो जाएगा आपका 7, मतलब जिससे x⁴ की गुणा की गई हो बहुपद में, वो उसका गुणांक होगा। तो इसका गुणांक क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ठीक, इसी तरीके से अगर x⁴ का आपसे गुणांक पूछ ले, तो आप क्या बोलेंगे, 2 हो जाएगा। और यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बन सकता है, अगर आपसे पूछ ले x⁴ 100 का गुणांक, 100 का गुणांक आपसे पूछ ले कि क्या होगा, तो आप क्या बताएंगे। अभी मैंने पिछले स्लाइड में बताया था, पिछली से पिछली स्लाइड में, कि ये क्या होगा, यहाँ पे हम 0 × x⁴ 100 लिख सकते हैं, तो वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक, और अगर x⁴ 0 का आपसे गुणांक पूछ ले, तो वो हो जाएगा आपका 8। जो हमारा बिना x के साथ की टर्म होती है, वही हमारी x⁴ 0 का गुणांक बन जाता है। ठीक,
आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि गुणांक क्या होते हैं और बहुपद की घात क्या होती है। अब ये जो घात होगी आपकी, वो मतलब एक पूर्णांक के रूप में होनी चाहिए, और वो भी क्या, जीरो, धन पूर्णांक होना चाहिए ना, यहाँ पे धन पूर्णांक होना चाहिए और जीरो उसमें काउंट नहीं होगा, मतलब जीरो को आप हटा देंगे उसमें से। तो वो धन पूर्णांक जो भी है वही घात, जैसे कि मैं अगर बोल दूं आपसे कि x अंडर रूट एक्स 7 + 2, ये बहुपद है, ये बहुपद बिल्कुल नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि यहाँ पे x की पावर 1/2 है, और 1/2 आपका पूर्णांक नहीं है। इसी तरीके से अगर मैं बोल दूं कि 1/2x + 3 ये बहुपद होगा, तो ये भी बहुपद आपका नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसमें भी x की पावर इंटीजर नहीं है। इसे जब आप लिखेंगे तो इसको 2x + 3 और इसे -1 ऐसे लिखा जाता है, तो इसमें x की पावर इंटीजर नहीं है। ये जब आप बाइनोमियल एक्सप्रेशन पढ़ेंगे तो वहां पे इसको एक्सपेंड करना बताया जाएगा, ठीक। तो वहां पर इसमें x की पावर कोई पूर्णांक, धन पूर्णांक नहीं आएगा, ठीक। तो इसीलिए ये क्या होगा, बहुपद आपका नहीं होगा। इसके बाद के टॉपिक पे बढ़ते हैं। आपके रैखिक बहुपद, जो मैंने अभी बताया था क्या, कि रैखिक बहुपद क्या होते हैं, जिनमें बहुपद की घात होगी आपकी एक। द्विघात बहुपद क्या होते हैं, या यहाँ पे द्विघाती बहुपद, ठीक। त्रिघाती बहुपद होगा यहाँ पे। तो द्विघाती बहुपद क्या होंगे, कि जिनमें बहुपद की जो घात होगी वो आपकी 2 हो जाएगी। त्रिघाती बहुपद क्या होंगे, जिनमें घात क्या हो जाएगी आपकी 3 हो जाएगी, वो सारे त्रिघाती बहुपद कहलाएंगे। अब बहुपद की घात एक है, उसके एग्जाम्पल देख लेते हैं हम सभी लोग। जैसे वो जनरलाइज्ड अगर मैं बोलूं तो ax + b फॉर्म के होंगे। ये होगा जनरलाइज्ड लीनियर पॉलिनोमियल, मतलब सामान्य रैखिक बहुपद। तो वो इस फॉर्म का होगा। अब यहाँ पे अगेन a और b जो आपके हैं ये कांस्टेंट हो जाएंगे। कांस्टेंट मतलब आपके अचर हो जाएंगे, और जो x होगा वो आपका चर रहेगा, ठीक। तो जैसे एग्जांपल ले लें, 8x + 9, 2x + 3, 5x केवल, ठीक। तो अब अगर आपसे पूछ लें कि ये बहुपद, रैखिक बहुपद है, लेकिन अगर इसे पद के हिसाब से बताएं तो ये कौन सा बहुपद हो जाएगा? ये द्विपदीय रैखिक बहुपद होगा, ठीक। और यहाँ पे आपका ये एक पदीय रैखिक बहुपद होगा, ठीक। इसके बाद द्विघाती बहुपद में आते हैं। तो इसका जो जनरलाइज्ड जो क्वाड्रेटिक, द्विघाती को क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, उसको हम कैसे लिखते हैं, ax² + bx + c के फॉर्म में, ठीक। अब यहाँ पर a, b, c हैं, ये सभी अचर हैं। अचर मतलब जिनकी वैल्यू आपको क्वेश्चन में दी रही होगी, ठीक। और x क्या है, चर है। चर मतलब ये ऐसे भी लिखा जा सकता है, ay² + by + c। चर को आप बदल सकते हैं, ठीक। और अगर त्रिघाती बहुपद की बात कर लें तो इसको लिखा जाता है ax³ + bx² + cx + d के फॉर्म में। अभी हम इनके जो गुणांक हैं इनके बारे में भी जानेंगे कि कौन से गुणांक आपके जीरो हो सकते हैं, कौन से गुणांक आपके जीरो नहीं हो सकते। तो यहाँ पर आपके अक्षर क्या हो जाएंगे, a, b, c, d, ये आपके क्या रहेंगे, अक्षर रहेंगे। अगर इसके एग्जाम्पल ले लें तो जैसे 2x² + 3x + 5, इसका एक एग्जांपल ले लें तो 5x³ + 3x² + 2x + 1।
तो ये क्या है आपका त्रिघाती बहुपद है। अब हम यहाँ पे रैखिक बहुपद लिखते हैं और इसके गुणांकों के बारे में जानते हैं। रैखिक बहुपद, ठीक। तो ये इसका जनरलाइज्ड फॉर्म होता है ax प्लस बी। अब इसमें कभी भी a आपका 0 के बराबर नहीं हो सकता है, b आपका 0 हो सकता है। b का b की वैल्यू आपकी 0 हो सकती है, लेकिन a की वैल्यू कभी भी 0 नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती है? क्योंकि अगर a आपका 0 हो गया तो ये किस फॉर्म का बचेगा? ये केवल b बचेगा। अब b क्या होगा? आपका कांस्टेंट टर्म होगा और इसमें कोई वेरिएबल यानी कि आपका चर रहेगा ही नहीं। वेरिएबल यानी कि चर आपका कोई नहीं रहेगा, तो ये बहुपद ही नहीं बचेगा। बहुपद होने के लिए चर भी तो होना चाहिए और चर की कोई घात होनी चाहिए, ठीक। तो ये आपका बहुपद नहीं बचेगा। हालांकि यहाँ पे आप बोल सकते हैं कि b के साथ में x की पावर 0 लिखा हुआ है, लेकिन ये फिर रैखिक बहुपद कहाँ बचेगा ना। रैखिक बहुपद तो इस फॉर्म का होता है और इसे रैखिक मतलब रैखिक बहुपद ही क्यों कहते हैं, वो हम अगले लेक्चर में जानेंगे, जब हम इनका जियोमेट्रिक मीनिंग समझेंगे कि पॉलिनोमियल की जियोमेट्रिक मीनिंग क्या होती है। वहां पे हम ग्राफ पे सभी बहुपद जो हमने आज पढ़े हैं इनको प्लॉट करेंगे और इनकी प्रॉपर्टीज ग्राफ पे जानेंगे, ठीक। अगर इसके बाद क्या है, द्विघाती बहुपद आपका। द्विघाती बहुपद, इसका जनरलाइज्ड फॉर्म क्या है? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। इसमें क्या a 0 हो सकता है? नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? फिर ये क्या बचेगा? अगर a 0 हो गया तो ये क्या बचेगा? bx प्लस c। ये तो हमारा रैखिक बहुपद की फॉर्म का है, क्योंकि इसमें जो x का मतलब x की हाईएस्ट पावर है वो 1 है। तो ये द्विघाती बहुपद तो बचेगा नहीं। क्या इसमें b और c 0 हो सकते हैं? हाँ, ये बिल्कुल 0 हो सकते हैं। जब b 0 हो जाएगा तो ये ax स्क्वायर प्लस c इस फॉर्म का बचेगा। और अगर c 0 हो गया, ax स्क्वायर प्लस b x ऐसे बचेगा। अगर दोनों 0 हो जाएं तो ये ax स्क्वायर। तो ये तीन तरीके से आपको, ये तीन तरीके तो यहाँ पे मिलेंगे और एक ये चार तरीके आप देखेंगे द्विघाती बहुपद में कि चार तरीकों से द्विघाती बहुपद लिखा जा सकता है। अब ये क्या होगा? ये त्रिपदीय द्विघाती बहुपद होगा, ये द्विपदीय द्विघाती बहुपद होगा, ये भी द्विपदीय द्विघाती बहुपद होगा, ठीक। और ये आपका एक पदीय द्विघाती बहुपद होगा। इसके बाद अगर हम त्रिघाती बहुपद पे आ जाएं तो उसमें भी ऐसे ही होगा। ये जैसे ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी ऐसे हमने लिख लिया। अब ए इसमें भी 0 के बराबर नहीं हो सकता। आप समझ गए होंगे, अगर ये 0 हो गया तो आपका ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन जाएगा। इसीलिए ए 0 नहीं हो सकता है, ठीक। त्रिघाती बहुपद होने के लिए ए की वैल्यू 0 नहीं रख सकते हैं। अब ये भी कौन कौन से फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है? तो ए तो आपका कभी भी 0 होगा ही नहीं। ओके, ए आपका कभी भी 0 नहीं हो सकता। तो जो पहला फॉर्म है वो ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स, इसमें क्या हो गया? डी को हमने 0 मान लिया। फिर नेक्स्ट फॉर्म ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस, मतलब प्लस नहीं, सी को भी 0, डी और सी को हमने 0 मान लिया। फिर ए एक्स क्यूब प्लस 0, बी को भी हम अब 0 मान लेंगे, तो बी डी सी 0। इसके अलावा कैसे लिख सकते हैं? ए एक्स क्यूब प्लस आपका सी एक्स, इसमें हमने बी और डी को 0 मान लिया। इसके अलावा क्या लिख सकते हैं? ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस डी, इसमें हमने सी को 0 मान लिया। ऐसे ही ए एक्स क्यूब प्लस डी, इसमें हमने बी और सी को 0 मान लिया, ठीक। ऐसे ही हम एक दो और टाइप बन सकते हैं, तो ऐसे इसको लिख सकते हैं। ये क्या हो जाएंगे आपके
त्रिघाती बहुपद हो जाएंगे। अब जैसे हमें किसी बहुपद को, जो हमने जनरल क्या लिखा था फॉर्म, a1 x⁴n प्लस a2 x⁴n-1 डॉट 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 ऐसे a n और x⁴0, तो इसको हम पी एक्स भी लिख सकते हैं। मतलब हमें एक बार डिफाइन करना होगा कि पी एक्स बराबर इतना, फिर जब हम क्वेश्चन आगे सॉल्व करेंगे तो उसमें हम जब बहुपद हमें लिखना होगा तो हम पी एक्स ही लिखते चले जाएंगे। ठीक। अब ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि आपको जो बहुपद होता है वो लंबे लंबे लिखने पड़ते हैं ना, तो जो आपका स्पेस होता है वो बचाने के लिए हम मैथ्स में ऐसे यूज करते हैं सिंबल्स, कि हमने पी एक्स से लिख दिया। अब ये दर्शाता गया है कि पॉलिनोमियल जो है आपका वो एक्स वेरिएबल में है। ठीक। अब आगे हम जान लेते हैं जो बहुपद के शून्य क्या होते हैं। तो जैसे हमने कोई बहुपद डिफाइन किया, पी एक्स बराबर ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, ऐसे हमने एक त्रिघाती बहुपद पी एक्स से डिफाइन कर दिया। अब शून्य क्या होते हैं? शून्य एक्स की वो वैल्यूज होती हैं जिनको अगर हम बहुपद में एक्स की जगह रख दें तो जो हमारा पी एक्स होता है, यानी कि अगर हम अल्फा रख दें तो वो जीरो हो जाएगा, पी की जगह बीटा रख दें तो वो जीरो हो जाएगा, पी की जगह गामा रख दें तो वो जीरो हो जाएगा। अब यहाँ पे मैंने तीन ही वैल्यू क्यों ली? जब आप आगे भी, मतलब नेक्स्ट लेक्चर में जब मैं बहुपद के शून्य निकालना बताऊंगा तब वहां पर आप समझ जाएंगे कि तीन वैल्यू, आपकी बहुपद की जितनी घात होती है उतने ही शून्य होते हैं उसके, जितनी बहुपद की घात उतने उसके शून्य। जैसे मैंने कोई बहुपद डिफाइन किया, मान लिया जी एक्स से यहाँ पे ए एक्स प्लस बी, तो यहाँ पर इसका कितने शून्य होंगे? वो होंगे एक, एक शून्य होगा, वो भी अल्फा। अल्फा हम जनरली बोल देते हैं एक शून्य होता है, तो अगर हम जी अल्फा रख दें तो ये जीरो हो जाएगा। अब लिखेंगे कैसे इसको? तो एक अल्फा प्लस बी के इक्वल टू जीरो, यानी कि अल्फा इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए, ये आपका रैखिक बहुपद का शून्य होता है। ऐसे ही हम इसके भी शून्य निकालते हैं। तो द्विघाती बहुपद जैसे हमने ले लिया, द्विघाती बहुपद को हम एच एक्स से डिनोट कर रहे हैं। मान लिया ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक। अब इसके कितने बहुपद होंगे, इसके कितने शून्य होंगे? वो दो होंगे, अल्फा और बीटा। ठीक। तो एच अल्फा बराबर जीरो हो जाएगा, एच बीटा बराबर जीरो हो जाएगा आपका। अगर इसको हम एक्सप्रेशन में रखें अल्फा, तो अल्फा स्क्वायर इंटू ए प्लस बी अल्फा प्लस सी इक्वल्स टू जीरो, और अगर बीटा रख देंगे तो बीटा स्क्वायर इंटू ए प्लस बी बीटा प्लस सी इक्वल्स टू जीरो। और ये कैसे निकाले जाते हैं, ये हम अगले लेक्चर में देखेंगे कि शून्य कैसे निकाले जाते हैं। आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो आप दोबारा देख लीजिए और अपने डाउट कमेंट सेक्शन में पोस्ट करिए। थैंक यू वेरी मच।